अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। देखें, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास प्रॉपर्टी है, जो आपने रेंट पे दी हुई है, चाहे वो आपकी ज़मीन है या बिल्डिंग है, उसमें से जो आपको रेंट मिलता है पर मंथ के हिसाब से, वो जो रेंट है हम उसको क्या बोलते हैं? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब वो जो प्रॉपर्टी है आपकी, वो रिहायशी भी हो सकती है, यानी आपने घर रेंट पे दिया हुआ है, या आपने कोई कमर्शियल यानी दुकान रेंट पे दी हुई है। उसमें से जो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी ना दोस्तों, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सिंपल। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी से जो इनकम आई, जो पैसा आया, जो किराया आया, उसके ऊपर आपने क्या करना है? टैक्स पे करना है। सिंपल। मिसाल है, अली के पास एक कमर्शियल शॉप है लाहौर के अंदर, और उसका जो रेंट आता है पर मंथ वो आता है 80,000। ठीक है ना? तो पूरे साल का रेंट कितना बनता है? 9,60,000। तो अब 9,60,000 को हम क्या बोलेंगे? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और उसके ऊपर उसने टैक्स पे करना है। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर अली के पास एक घर है और उसने वो एक रेंट आउट किया हुआ है किसी फैमिली को, और उसका पर मंथ का जो रेंट है वो 60,000 है, और पूरे साल का बनता है 7,20,000, तो वो भी जो रेंट है वो क्या कहलाएगा? इट इज़ द पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्लियर हो गई? हो गई। अच्छा जी, अब हम देखते हैं जो सेक्शन 15 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, वो ये क्या कहता है। वो पहले मेन रोल तो यही है कि भाई ऐसा रेंट जो आप रिसीव करते हो या रिसीवेबल है, यानी जो आप वसूल कर सकते हो, ठीक है, एक साल के अंदर अपनी प्रॉपर्टी से जो आपने रेंट आउट की हुई है, तो वो चार्जेबल है टू टैक्स, यानी उसके ऊपर टैक्स लगेगा, और उसको हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। यानी जो प्रॉपर्टी से जो आपको पैसा मिलता है, वो आपने उसके ऊपर टैक्स देना है, उसके ऊपर हुकूमत सरकार टैक्स लगाती है। ठीक है? मिसाल है, अली ने अपना घर 4,000 पर मंथ के ऊपर रेंट पे दिया हुआ है, तो पूरे साल का जो रेंट बनता है वो कितना है? 4,80,000। ठीक है ना? सो 4,80,000 विल बी टैक्स्ड अंडर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब उसके ऊपर आपने टैक्स पे करना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि भाई रेंट का मतलब क्या होता है? रेंट का मतलब होता है कोई अमाउंट जो आप रिसीव करते हो, जो ज़मीन का मालिक होता है, बिल्डिंग का ओनर होता है, वो रिसीव करता है, क्योंकि वो ज़मीन उसने दी हुई है, अगले बंदे उसको इस्तेमाल करते हैं, ये सारा कुछ उन्होंने ऑक्यूपाई की हुई है। तो इसके अंदर एक और चीज़ है, वो भी रेंट के अंदर आती है, जिसको बोलते हैं फोरफिटेड डिपॉजिट। अब ये क्या चीज़ होती है दोस्तों? ये वो चीज़ होती है जो आप एज अ सिक्योरिटी या एडवांस में पेमेंट देते हो। अगर आपने कभी किराए पे घर लिया हो ना, तो आप एडवांस में 2 महीने 3 महीने का जो है ना रेंट पे करते हो। वो जो अमाउंट है वो भी जनाब क्या कहलाएगी? रेंट ही कहलाएगा। मिसाल के तौर पर होता ये है कि एक बंदे ने बिल्डिंग खरीदनी थी, तो उसने एडवांस में जो डाउन पेमेंट की वो की 2 लाख। ठीक है, लेकिन आगे चल के उसने कैंसिल जो है ना वो डील कैंसिल कर दी, सारा कुछ। तो अब वो जो जिससे वो ज़मीन यानी ले रहा था, बिल्डिंग खरीद रहा था, तो उस बंदे ने क्या किया? उसके 2 लाख अपने पास रख लिए। क्यों? कि ज़ाहिर बात है, अब वो उसकी एज ए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो ये रेंट की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई, सारा कुछ हो गया। अच्छा जी, इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि आप जिस बिल्डिंग से रेंट वसूल कर रहे हो, उसके साथ एक फैक्ट्री, यानी वो फैक्ट्री उसके साथ लगी हुई है, उसके अंदर मशीनरी भी लगी हुई है, तो फिर वो जनाब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं होगी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कंसीडर होगी। यानी वो जो रेंट कहलाएगा ना, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की कैटेगरी में नहीं आएगा। वो वाली जो रेंट है वो क्या कहलाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मिसाल के तौर पर बिलाल ने एक फैक्ट्री है, वो रेंट आउट दी हुई है, और उस फैक्ट्री के अंदर मशीन्स लगी हुई हैं, टरबाइन लगा हुआ है, ये सारा काम चल रहा है। अब वो जो जो रेंट उसको मिलेगा ना, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की कैटेगरी में नहीं आएगा जब हम रिटर्न फाइल करेंगे, बल्कि वो रेंट यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर यानी कि हम उसको डालेंगे, क्योंकि भाई वो अब प्रॉपर प्रॉपर्टी तो नहीं बन गई, उसके अंदर मशीनरी भी आ गई और चीज़ें भी आ गई। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, दूसरा है रेंट फॉर एमेनिटीज़ एंड सर्विसेज़। अगर आप रेंट जो है ना, आपका रेंट है, उसके अंदर आप कुछ और सर्विसेज़ भी यानी कि चार्ज करते हो, बिजली का बिल, गैस, पानी वगैरह, वो भी यानी कि जो है ना वो वसूल करते हो एज़ अ रेंट, तो वो जो है ना दूसरी कैटेगरी में चला जाएगा। मिसाल के तौर पर सिंधिया ने अपनी बिल्डिंग जो है ना वो 1 लाख पर मंथ के ऊपर दी हुई है, जिसमें से 20,000 वो मेंटेनेंस का चार्ज करती है। अब वो जो 80,000 है वो तो सिंपल आएगा एज़ अ वो हम इसको उसके ऊपर टैक्स लगाएँगे एज़ अ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। लेकिन वो जो 20,000 है ना, जो मेंटेनेंस के हैं, वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करेगा। वो कौन-सी कैटेगरी में फॉल करेगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़ में करेगा। अच्छा जी, इसी तरीके से एक और चीज़ ये बताई हुई है
कि अगर आप ऐसा रेंट वसूल कर रहे हो, किराया वसूल कर रहे हो जो मार्केट के हिसाब से फेयर नहीं है, मार्केट में कुछ और चल रहा है लेकिन आप कम ले रहे हो, लेकिन आप अपनी खुशी से ले रहे हो, तो कोई बात नहीं है। हम कानून उसको ऐसे ही कंसीडर करेगा जैसे आपको वो फेयर रेंट ही मिल रहा है। मिसाल के तौर पर एक प्रॉपर्टी का जो मार्केट में रेंट चल रहा है वो 50,000 पर मंथ है, 50,000 पर महीने का रेंट चल रहा है, लेकिन आपने अपने ही रिश्तेदार को दिया हुआ है 20,000 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है ना? तो अब कानून यही समझेगा जैसे आप 50,000 पर मंथ ही वसूल कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि वो आप अपनी खुशी से जो है ना वो यानी कि आप 20,000 ले रहे हो ना, ठीक है ना? जबकि मार्केट का तो 50,000 है, तो कानून यही समझेगा भाई जैसे आपको 50,000 ही मिल रहे हैं, ठीक है जी? अच्छा जी, उसके बाद है सेक्शन 15A, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें है डिडक्शन इन कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जब आप अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करते हैं ना कि यार मुझे पूरे साल में कितना रेंट मिलता है, तो उसमें से कुछ अमाउंट आप डिडक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उस अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स पे करना है। ये कानून ने देखो कितना कमाल का आपको एक रिलीफ दिया। ये एक किस्म का रिलीफ है। उसने कहा है कि कुछ एक्सपेंसेस आप ना क्या करें, अपने रेंट में से निकाल दीजिएगा जब आपने हमें रिटर्न फाइल करना हो, ठीक है? और उसमें से निकाल के, मिसाल है 1 लाख आपका रेंट आता है, उसमें से जो है ना आप क्या करते हो, 10-20 हज़ार निकाल देते हो कि यार ये तो मेरे एक्सपेंसेस थे। तो बकिया जितनी अमाउंट होगी उसके ऊपर आपने टैक्स पे करना है। अब इसमें सबसे पहले आता है रिपेयर अलाउंस। कानून ये कहता है कि अगर आपका 1 साल का जितना भी रेंट आपको मिलता है ना, उसका जो 20% है ना, वो आपने डिडक्ट कर देना है और उसको एज़ अ रिपेयर अलाउंस कंसीडर करना है। मिसाल के तौर पे क्या होता है कि आप जो है ना 1 साल के अंदर 5 लाख अर्न करते हो, एज़ अ रेंट आपको मिलता है। लेकिन कानून ये कहता है कि उसमें से 20% आपने निकाल देना है। अब 20% वो अगर कितना बनता है 5 लाख का, बताएँ मुझे कितना बनेगा? वो 1 लाख बनेगा। तो अब 5 लाख में से फोर जो है ना 20% सॉरी हम माइनस करेंगे तो कितना बनेगा? 4 लाख। अब ये जो 4 लाख वाली जो अमाउंट है इसके ऊपर आपने टैक्स पे करना है, ठीक है? वो उस पे क्यों नहीं करना? क्योंकि कानून ने आपको इजाज़त दी हुई है कि यार ये जो है ना 20% तुम ना अपना जो है ना 1/5 जो बनता है एनुअल रेंट का वो निकाल दिया करो। हालांकि भले फिर वो आपने पैसा मेंटेनेंस पे लगाया ना हो, यानी कि यूज़ किया था नहीं किया था, आपकी बल्ले बल्ले होगी। बस आप जनाब उसमें से ये जो है ना 20% जो है ना रेंट में से आपने वैसे निकाल के ना जितना बनेगा उसके ऊपर आपने टैक्स पे करना है। तो कमाल की चीज़ है ना। अच्छा जी, उसके बाद फिर उन्होंने ये बताया कि अगर आप जो आपने जो बिल्डिंग है वो आपने इंश्योर करवाई हुई है, इंश्योरेंस उसकी है और उसकी मद में हर महीने आप एक अमाउंट पे करते हो, तो वो अमाउंट भी आपने अपने टोटल रेंट से डिडक्ट कर देना। मिसाल के तौर पर आप जो है ना 15,000 एक बिल्डिंग का मालिक है, वो 15,000 जो है ना वो पे करता है इंश्योरेंस के, तो वो अमाउंट भी आपने डिडक्ट कर देनी है और जितनी अमाउंट बनेगी उसके ऊपर टैक्स पे करना है। इसी तरीके से अगर आपकी बिल्डिंग के ऊपर ऑलरेडी कोई लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट की तरफ से आप उसको टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो टैक्स जितना भी बनेगा, मिसाल है 5,000 पर महीने आप देते हो, तो वो जनाब भी आपने यानी कि जब रिटर्न जमा कराएंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, तो उस हेड के तहत तो वो जो है ना रेंट आपने जो सॉरी वो जो टैक्स आप पे किया है वो आप निकाल देंगे। इसी तरीके से अगर आप एक ज़मीन का जो मालिक है बिल्डिंग का, वो एक ग्राउंड रेंट भी पे करता है, तो ठीक है, तो वो भी आपने जनाब डिडक्ट कर देना है। जब आपने टोटल अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बनानी है उसमें से निकाल के फिर जितनी अमाउंट होगी उसमें जनाब आपने उसका आपने टैक्स पे करना है। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर आपने एक लोन लिया हुआ है बैंक से या किसी इदारे से और एक बिल्डिंग बनाने के लिए और उस लोन के ऊपर आप एक इंटरेस्ट पे करते हो, तो वो इंटरेस्ट भी आपने निकाल के जो है ना उसके ऊपर जितनी अमाउंट बनेगी वो टैक्स पे करना है। मिसाल के तौर पर आपने एक बैंक से 1 मिलियन का लोन लिया है कि भाई मैंने घर बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, और उसके ऊपर जो आप सूद या इंटरेस्ट पे करते हो वो पर करते हो 80,000। अब ये जो 80,000 है ये डिटेक्टेबल है, ये डिटेक्ट हो जाएंगे आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से जब आप टैक्स पे करना करोगे, रिटर्न फाइल करोगे। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर आप प्रॉपर्टी कोई बना रहे हो और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कमीशन के ज़रिए या बैंक के ज़रिए ऑन रेंट शेयरिंग स्कीम के तहत कि जी शेयर जो है ना हम रेंट यानी कि 50-50 करेंगे, तो वो जितना आपने जो रेंट का शेयर उस इदारे को या बैंक को देना है तो वो भी डिटेक्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर
ये जो है ना HBFC वाले आपसे 50,000 एज अ शेयर लेते हैं रेंट का, ठीक है ना, तो वो भी डिटेक्टेबल है, वो भी आप डिटेक्ट कर देंगे, यानी वो आपको माफ़ हो जाएगा। वो अपनी जो आपका जितना भी इनकम बनता है ना प्रॉपर्टी में से, जो भी रेंट बनता है उसमें से ये चीज़ आपने माइनस कर देनी है। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर कोई आपके एक्सपेंसेस हैं एडमिनिस्ट्रेटिव के, कलेक्शन के, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि पूरे साल का जितना रेंट है ना उसका जो 4% है वो आपने माइनस कर देना है। यानी वो माइनस करके ही आपने हमें बताना है कि ये जी इतनी अमाउंट है, इतना मेरा इसके ऊपर आप मैंने टैक्स पे करना है। मिसाल के तौर पर पूरे साल का रेंट कितना है, 5 लाख है, तो 4% उसका कितना बनेगा, 20,000। 20,000 माइनस करके बाकी जितनी अमाउंट होगी उसके ऊपर आपने टैक्स पे करना है, तो ये 4% जो है ना डिडक्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी का कोई डिफेंड करने के लिए, उसका कोई प्रॉपर्टी राइट्स थे, ओनरशिप राइट थे, उसके लिए आपने अदालत में केस लड़ा, तो वो केस लड़ने में जितना भी खर्चा पानी आया तो वो भी आप डिडक्ट कर देंगे फ्रॉम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से। मिसाल के तौर पर एक ज़मीन के मालिक ने क्या किया, 25,000 वकील पे लगा दिए, क्योंकि उसने उस ज़मीन का जो टाइटल है उसका डिस्प्यूट था, उसको डिफेंड करने के लिए वकील को पैसे दिए थे, तो वो भी आप अमाउंट डिडक्ट कर देंगे। ठीक है जी। इसी तरीके से एक और चीज़ है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ऐसा रेंट जो इर्रिवोकेबल है। इसका मतलब ये होता है कि भाईजान किराएदार ने ना आपको पर मंथ 60,000 देने थे, लेकिन एक दफ़ा क्या हुआ, किराएदार ने 1 महीने का रेंट नहीं दिया और भाग गया, नस गया, गुम हो गया, गोली हो गया। अब आपको वो बंदा मिल नहीं रहा, आप ढूँढ-ढूँढ के थक गए हो, तो जनाब कानून ये कहता है कि यार वो 60,000 भी तुम अपने रेंट में से, जब तुम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रिटर्न फाइल करोगे ना, तो उसमें ये मेंशन नहीं करना, ये भी माइनस कर देना। हाँ, अगर तुम्हें रिसीव हो जाएँगे तो फिर तुमने मेंशन करने हैं। देखो कानून कितना आपको फ़ायदा दे रहा है कि भाई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आपको कितना टैक्स रिलीफ रहेगा कि ये चीज़ें डिडक्ट कर दो, ये रिपेयर भी निकाल दो, इंश्योरेंस वाले भी पैसे निकाल दो, ग्राउंड रेंट भी निकाल दो, ठीक है ना, जो लोन है उसके ऊपर इंटरेस्ट है वो भी निकाल दो, ये जो ऐसा रेंट जो आपको मिला ही नहीं कभी, अगले बंदे ने दिया ही नहीं, वो भी माइनस कर दो। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, उसके बाद है अनपेड लाइबिलिटीज़। ये बड़ा दिलचस्प है। इसमें क्या है, इसमें ये है कि मिसाल के तौर पर आप क्लेम करते हो कि सर ये जो मेरे एक्सपेंसेस हैं ना ये डिडक्टेबल है, ये मैंने डिडक्ट कर दिया, लेकिन एक्चुअल में वो एक्सपेंसेस आपने किए ही नहीं थे, या उसकी आपने 3 साल तक पेमेंट की ही नहीं थी। मैं मिसाल देता हूँ यहाँ पे, मिस्टर अहमद है, उसके पास एक बिल्डिंग है। उसने कहा कि यार मैंने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए या इसका मामला सेट करने के लिए उसके ऊपर 20,000 लीगल एक्सपेंसेस लगाए, जो डिडक्टेबल है, यानी जो मुझे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से डिडक्ट करने थे। लेकिन प्रैक्टिकली उसने वो 20,000 लगाए ही नहीं थे। वो 20,000 लगाए भी थे तो उसने फ़ीस दी नहीं, यानी वकील को दिए नहीं। अब क्योंकि आपने वकील को नहीं दिए, तो जनाब वो फिर जनाब जो है ना वो आपकी इनकम में ऐड कर दिए जाएँगे कि भाईजान ये जो है ना एक्सपेंसेस तो आपने अगले बंदे को प्रॉपर्टी यानी कि सॉरी पैसे दिए नहीं, जो ये हालाँकि ये अमाउंट डिडक्टेबल है, आप अब क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आपने अगले बंदे को दी नहीं। लेकिन अगर आप कुछ सालों के बाद वो पे करते हैं वकील को, तो उसके बाद वो फिर जब आपका जो रेंटल इनकम बनेगा ना साल के अंदर, उसमें से आपने डिडक्ट कर देने हैं। यानी सिंपल कहने का मतलब ये है कि यार ये वो अमाउंट होती है जो आपको डिडक्ट करनी चाहिए, ये आपका हक है, लेकिन एक्चुअल में वो आपने अमाउंट लगाई नहीं, अगले बंदे को दी नहीं। तो जिस दिन आपने उसको दी, तो उसी साल में जो आपने रेंटल इनकम या इनकम प्रॉपर्टी या रिटर्न फाइल्स करेंगे, तो उसमें मेंशन करना है कि भाई 20,000 मैंने अपने वकील को भी दिए थे, तो ये मैंने माइनस कर दिए। ठीक हो गया जी। सो ये भी चीज़ होगी। तो यहाँ तक तो ये सारी चीज़ें क्लियर होगी कि सेक्शन जो 15A है ना, वो हमें ये बताता है कि ये वो यानी डिडक्शन है जो आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से निकाल देनी जब आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे। यानी ये एक किस्म का टैक्स रिलीफ है। अच्छा जी, उसके बाद आता है दोस्तों सेक्शन 16, ये बड़ा अहम है। यार इसमें देखें कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप एक तो रेंट वसूल करते हो, उसके साथ-साथ ये जो ज़मीन के मालिकान होते हैं बिल्डिंग के, ये लमसम एक अमाउंट वसूल करते हैं किराएदार से, जिसको हम नॉन एडजस्टेबल डिपॉज़िट या एडवांस पेमेंट भी कहते हैं। समझ गए ना? ठीक है? वो रेंट के अलावा होती है और वो रेंट के अगेंस्ट आप उसको रिफ़ंड नहीं कर सकते। यानी रेंट के मुकाबले में ये रेंट की जगह आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कानून ये कहता है कि वाह वो अमाउंट भी आपकी रेंटल इनकम कहलाती है। लेकिन उसके ऊपर जो आपने टैक्स देना है ना, वो पूरी की पूरी अमाउंट पे नहीं देना, बल्कि हम उसको 10 साल के अंदर डिवाइड करेंगे। वो डिवाइड करके जो अमाउंट होगी उसके ऊपर आपने टैक्स पे करना है। मिसाल मैं देता हूँ कि सारा ने क्या किया, उसके पास एक बिल्डिंग थी, उसने वो रेंट आउट कर दी और उसमें जो है ना
5 लाख उसका जो है ना वो एक किस्म की एडवांस पेमेंट थी और पर महीने का रेंट कितना है 50,000। तो 50,000 पे तो वैसे ही जो टैक्स होगा उसने करना है। लेकिन वो जो 5 लाख है जो उसने 10 साल के लिए यानी कि जो लमसम दिया है, ये वसूल किया है एडवांस में, उसके लिए कानून ये कहता है कि वो जो 5 लाख है ना, उसके ऊपर उसने टैक्स नहीं पे करना, बल्कि हम उसको डिवाइड कर देंगे 10 साल के अंदर। तो 5 लाख को अगर हम 10 साल के अंदर डिवाइड करें तो क्या होगा कि हर साल 50,000 के ऊपर उसने टैक्स पे करना है। यानी अब वो जो 50,000 जो है ना, वो टैक्सेबल रेंट इनकम कहलाएगी। मेरी बात समझ गए ना? यार रेंट को तो छोड़ दो, तुमने जो एडवांस पेमेंट ली है ना अगले बंदे से, मानी कि 10 लाख लिए, 5 लाख लिए, तो हम उसको ना डिवाइड करेंगे 10 साल के अंदर, और 10 साल में जितनी हर हर साल की जितनी बनेगी उसके ऊपर वो टैक्सेबल है। यानी 5 लाख आपने एडवांस लिए थे 10 साल के लिए, तो हर 10 साल में हर एक साल का कितना बनेगा, यानी कि 50,000, तो 50,000 टैक्सेबल इनकम कहलाएगी आपकी। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके अंदर एक और चीज़ है कि अगर कुछ अमाउंट आपने रिफंड कर दी, यानी कुछ आपने वापस भी कर दी, तो वो यानी कि टैक्सेबल नहीं होगी। जो बच जाएगी उसके ऊपर आपने टैक्स पे करना है। मिसाल के तौर पे ये है कि क्या हुआ कि जो ज़मीन का मालिक है या जो बिल्डिंग का मालिक है, उसने जनाब जो टेनेंट है ना, उससे उसने 10 लाख ले लिए, यानी कि एडवांस पेमेंट। अब 10 लाख पर जो उसने टैक्स पे करना है हर साल, 10 लाख पे तो नहीं करेगा ना, तो हर साल कितने पे उसने पे करना है, 10 के साथ डिवाइड करें तो कितना बनेगा, यानी 1 लाख। यानी 1 लाख के ऊपर उसने हर साल यानी कि वो ना टैक्स पे करना है, वो रेंटल इनकम का हिस्सा कहलाएगा वो जो पैसा है, ठीक है ना। लेकिन 5 साल के बाद वो जो टेनेंट है ना, वो भाग जाता है और आपने उसको 5 लाख वैसे भी ऑलरेडी आपने रिटर्न कर दिए। तो 5 लाख आपने 10 लाख एडवांस दिया था, 5 लाख आपने वापस किया। अब 5 लाख जो आपने वापस किया उसके ऊपर तो आपको टैक्स नहीं पे करना, क्योंकि वो आप दे चुके हो। बकिया जो 5 लाख हैं जो आपके पास हैं वो टैक्सेबल हैं। ठीक हो गया जी। सो ये चीज़ भी हो गई। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो भाई। इसके अंदर मैंने आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बहुत ही आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश की है। बहुत ही टेक्निकल मामला है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया है। और अगर आ गया है तो नीचे कमेंट करके मुझे लाजमी बताना। और दूसरा ये है कि मे बी ये हमारी आखिरी वीडियो हो उन बच्चों के लिए जो ये पार्ट 5 की तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद इनके पेपर ख़त्म हो जाएंगे और अल्लाह उनको कामयाब करेगा और फिर वो प्रैक्टिकल वकील बनेंगे, उधर जाएंगे। तो इंशाल्लाह जनाब, मेरी तरफ से आप सबको गुड गुड लक, और खुश रहें, कामयाब हों, आगे बढ़ें। अल्लाह हाफ़िज़।